इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। कैसे हैं सभी? आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं और आज है हमारी वोकैब एंड आरसी की क्लास। आज हम कुछ वोकैब के क्वेश्चंस और कुछ रीडिंग सेक्शन के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वोकैब सेक्शन में देखो आपके क्या क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। वोकैब सेक्शन में आपके होते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलो, तो वोकैब सेक्शन में आपके ये होता है। अच्छा, आरसी सेक्शन में देखो क्या होता है। आरसी सेक्शन में आपके होते हैं क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है ना, तो इसमें क्लोज टेस्ट हो गए, पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस हो गए, सेंटेंस अरेंजमेंट और अनसीन पैसेज। ठीक, देखो फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ना, और जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें फ्रेजल वर्ब्स तो लिखा नहीं वो क्या पार्ट में, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं लिखा। तो होता क्या है बच्चे, जो फ्रेजल वर्ब्स हैं या कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, वो इन्हीं में, फ्रेजल वर्ब्स जो है वो फ्रेजेस में इंक्लूड हो जाती हैं या आइडियम्स पार्ट में आ जाती हैं, और वो जो आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो सिनोनिम्स में आ जाते हैं या क्लोज टेस्ट वाले पार्ट में कवर हो जाते हैं। ऐसे होता है। अब जैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, तो क्वेश्चन पेपर में आपने कोई पर्टिकुलर सेक्शन डेडिकेटेड टू फ्रेजल वर्ब या पर्टिकुलर सेक्शन डेडिकेटेड टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखा? नहीं देखा होगा, नहीं आता। वोकैब के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, वो आपने देखा होगा कि वो कैसे आते हैं। नीचे दिए गए वर्ड का समानार्थी बताएं, ठीक है, तो सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, सिनोनिम के क्वेश्चंस आते हैं। सिलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग, एंटोनिम के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। Select the option which conveys the meaning of the given idiom or phrase, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। तो जो वोकैब पार्ट में आपने देखा होगा क्वेश्चंस आते हैं, वो इन सेक्शंस में होते हैं। एक सेक्शन और होता है जो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, ठीक है, वो होता है स्पेलिंग्स। यहां लिख देते हैं कहीं पे, चलो यहां पे लिख देते हैं कि कई बार क्वेश्चंस स्पेलिंग्स के आ जाते हैं कि हमें 4 वर्ड दे दिए, उनमें से हमें बताना होता है कि भाई इनमें से चारों में से कौन सा वाला सही है, कौन सा गलत है। तो आप सारे बच्चे क्लोज टेस्ट सारे बच्चे सॉल्व करते हो पेपर, सबको पता होगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। क्या आपने कभी एग्जाम में कोई ऐसा डेडिकेटेड सेक्शन देखा, इंग्लिश के एग्जाम में कोई डेडिकेटेड सेक्शन रहा जो फ्रेजल वर्ब्स के लिए, कि दी गई फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग बताएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। या कंफ्यूजिंग वर्ड्स का यूज करके बताएं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के मीनिंग बताएं, ऐसा नहीं आता।
कंफ्यूजिंग वर्ड्स और जो फ्रेजल वर्ब्स होती है बच्चे, वो इन्हीं में कहीं ना कहीं पे एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो वोकैब के सेक्शंस होते हैं हमारे पेपर में वो यही होते हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ठीक है, स्पेलिंग से एक अलग से हो जाता है कई बार। ठीक है, तो जो फ्रेजल वर्ब्स और आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो इन्हीं में एडजस्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। चलो आ जाओ। तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है बच्चे, वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड। कोई ऐसा पर्सन जो 80 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है 80 टू 89 का एज का पर्सन। ठीक है, फिर आगे नॉनाजेनेरियन, 9 टू 999। ठीक है, फिर आगे सेक्साजेनेरियन, 60 टू 69। फिर आ गया सेप्टुआजेनेरियन, 70 टू 79। ठीक है, तो ये तो खैर गलत है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात देखो, सारे लोग ध्यान रखेंगे। एक यहाँ पे वर्ड होता है, एक पर्सन मान लो कोई ऐसा है कि 100 से 110 साल का है, उसको आप क्या कहोगे? अगर कोई पर्सन 100 साल से 110 साल के बीच की एज का है तो उसे आप क्या कहोगे? और अगर कोई पर्सन 110 साल से प्लस एज का है तो उसे आप क्या कहोगे? बताओ भाई। मान लो कोई पर्सन है जिसकी एज 110 ईयर्स से ज्यादा है, तो उसको आप क्या कहोगे? और कोई पर्सन है जिसकी एज 100 साल से लेकर 110 साल के बीच में है, तो उसे आप क्या कहोगे? बताओ। डेगाजेनेरियन, डेकाजेनेरियन, सेंटेनेरियन। इसको हम कहेंगे सेंटेनेरियन। ठीक है, और जो 110 साल से ऊपर का है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सुपर सेंटेनेरियन। सुपर, उसके साथ सुपर वर्ड ऐड कर देते हैं, 110 साल से भी ज्यादा का अगर कोई है तो 100 से लेके 110 साल के बीच का कोई पर्सन है, किसी की एज है, तो उसको कहा जाएगा सेंटेनेरियन। और अगर कोई 110 से ज्यादा का है तो सुपर सेंटेनेरियन। ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर हो गया ऑक्टोजेनेरियन। अगला गया एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स वर्ड जो है इसका हमें मीनिंग बताना है। अब ऑप्शन दे रखे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक्स, the study of agriculture in hot climates, the study of working conditions, the act of convincing people। आजकल अब तो लोग कहाँ जीते हैं, 100 साल तक पहुंचना ही मुश्किल होता है। सुपर सेंटेनियरन तो पूरी दुनिया में गिने चुने लोग होते होंगे। 110 साल से ऊपर के लोग तो पूरी दुनिया में बहुत कम ही होते होंगे। ठीक है, 6 अरब की आबादी में, 6.5 अरब की आबादी में गिने चुने सैकड़ों में लोग होंगे। 100 साल से ऊपर वाले तो ज्यादा होंगे, लेकिन 110 के ऊपर वाले बहुत कम लोग होते होंगे। आने वाले दिनों में तो बस यही है, 70-80 पे खत्म आदमी। अब देखो, अर्गो मीनिंग क्या बताया भाई आप लोगों ने? द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इन हॉट क्लाइमेट्स। पिटेगा भाई क्या? हाँ? अर्ग का अच्छा, किसी बच्चे ने ये वर्ड कभी सुना, अर्ग? किसी बच्चे ने ये वर्ड कभी पहले सुना, अर्ग? कभी आपने पढ़ते, ध्यान दो, कभी आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो और उसमें आपने ये वर्ड पढ़ा हो, अर्ग? अगर पढ़ा हो तो इसका मीनिंग भी बताएंगे सभी लोग। ERG जो वर्ड हमने अर्ग लिखा है, क्या तुम में से कभी किसी ने वर्ड पहले कभी किसी क्लास में, किसी सब्जेक्ट में सुना पढ़ा? अगर किसी ने सुना या पढ़ा हो ये वर्ड पहले, तो एक बार बताइए इसका ये क्या होता है? ERG, एनर्जी की यूनिट। एनर्जी की नहीं, मुझे लगता है वर्क की यूनिट होता है, यूनिट ऑफ वर्क। अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, ठीक है।
तो अर्ग का मतलब होता है यूनिट ऑफ वर्क। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में अगर याद रह गया हो किसी को तो आपने ये वर्ड पढ़ा होगा अर्ग, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजिली रिलेट कर लोगे कि अर्ग का मतलब वर्क, ठीक है। फिर एक वर्ड होता है, ठीक है, फिर एक वर्ड होता है आपने सुना होगा एर्गोमेनियक, ठीक है, या फिर एक वर्ड होता है एर्गोफोबिया, अर्गोफोबिया। तो अर्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वर्क। कोई आदमी है मौज मस्ती कर रहा है, उसको बता देगा शाम को तुम्हें एक काम करना है, बस उसके हाथ पर फूल गया, तो वो अर्गोफोबिया हो गया। तो जैसे अर्गोफोबिया है, अर्गोमेनिया है, उसमें भी इसका मतलब वर्क होता है, ठीक है। मैनिया फॉर वर्क, फियर ऑफ वर्क, ऐसे, ठीक। तो अर्ग का मतलब वर्क होता है। तो अगर ये बात आपको पहले से पता थी तो ठीक है, नहीं तो अब आगे हमेशा ध्यान देना। तो अर्गोनॉमिक्स का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ वर्किंग कंडीशन। जैसे कोई भी टूल है, या मान लेते हैं जैसे फोन है, ठीक है, तो अर्गोनॉमिक्स इसके वो डिजाइन होते हैं जो वर्किंग कंडीशन में कैसे परफॉर्म करेगा, जिस पे डिपेंड करता है भाई इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ठीक है, इसकी जो सरफेस है वो स्लिपरी है कि रफ है, ठीक है, डिजाइन इजी टू होल्ड इन वन हैंड है कि नहीं है, ये सारे होते हैं अर्गोनॉमिक्स। तो अर्गोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि जैसे ये फोन है, अगर ये काम करेगा, ठीक है, तो वर्किंग कंडीशन में कैसे काम करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, वो जिन फीचर्स से डिसाइड होता है, वो फीचर्स इस फोन के एर्गोनॉमिक्स कहे जाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स ऑफ द फीचर फोन, ठीक है। तो ये एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ वर्किंग कंडीशंस, कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज वर्किंग कंडीशंस में कैसे बिहेव करेगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। चल अगले पे आ जाओ, ऑरिगेमी। अब ये वर्ड आ गया ऑरिगेमी। ऑरिगेमी क्या होता है ये आप लोग जानते सभी होंगे, नाम भले ना जानते हो कि इसको ऑरिगेमी कहते हैं, ठीक है। अभी जब मैं बताऊंगा तो सभी जान जाओगे, हो सकता है नाम ना पता हो कि इसका नाम ये होता है। देखो तो अगर तुक्का ही मारना तो इन चारों में से कौन सा तुक्का मारोगे? अगर एग्जैक्ट मीनिंग जानते हो तब तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट जानते हो ऑरिगेमी का मतलब क्या है तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो अगर इन चारों में से तुक्का मारना तो कौन सा तुक्का मारोगे? ये एक जापानीज आर्ट है, ठीक है। ऑरिगेमी जो है वो एक जापानीज आर्ट है, ठीक है। एक जापानी कला है। किस चीज की कला है? पेपर से फोल्ड करके डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट इमेजेस, डिजाइन्स बनाने की। पेपर को फोल्ड करके स्टार बना दिया, पेपर को फोल्ड करके पैरेट बना दिया, पेपर को फोल्ड करके लायन बना दिया, पेपर को फोल्ड करके बास्केट बना दी, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो ऑरिगेमी जो है ये है आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इनटू डिफरेंट शेप्स, कि पेपर को फोल्ड करके डिफरेंट शेप्स बनाना। स्कूल कॉलेज में रॉकेट तो सबने बनाया होगा ना, ऐसे नहीं होता था? दो चीजें तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे ने बचपन में लगभग बनाई होंगी। एक बोट, ठीक है, बारिश में नहीं, जैसे आजकल बारिश का मौसम है, अब तो आजकल के बच्चे तो बनाते नहीं, लेकिन हम लोग तो गांव में थे तो खूब बनाते थे, ठीक है। तो एक तो पेपर से वो बोट बनाते थे, उसको छोड़ दिया पानी में, पानी के साथ बह रही है, ठीक है। और एक रॉकेट, ऐसे रॉकेट बनाते थे ना, ऐसे करके ऐसे फेंका तो बहुत दूर तक जाता था। तो वो क्या है? ओरिगामी। वो जापानीज आर्ट है, ठीक है, कि पेपर को फोल्ड करके डिफरेंट शेप्स बनाना। हाँ, कमल भी बनाते थे। हाँ, मुझे याद है कि हमारे स्कूल में एक बार, शायद हम 8वीं 9वीं क्लास में रहे होंगे, तब एक कोई पर्सन आए थे और उन्होंने डिफरेंट कलर के पेपर्स का यूज करके बड़ी अट्रैक्टिव डिजाइन सी बनाई थी, जैसे बच्चा बता रहा है ना, ठीक है, कि वो फ्लावर बना दिया, प्लेन बना दिया, ये चीजें उन्होंने हमें बनाना सिखाई थी, बट वो सब निकल गया ऐसे। हम्म। तो उसको ऑरिगेमी कहते हैं, ठीक है, ये जापानीज आर्ट होता है। चलो सिनोनिम्स पे आते हैं। ऑस्ट्रासाइजेशन,
मॉस्किटो, मच्छर तो मैंने नहीं खैर कभी बनाया, प्लेन है, बोट है, लोटस है, ठीक है, ये तो बनाए। मच्छर कैसे बनेगा? 30 रुपए में बुक देते थे, हाँ ये सही कह रहे हैं, बुक भी बेचते थे, वो एक बुक देके जाते थे, वो 30 की होती थी, कितनी की होती थी याद नहीं, लेकिन वो देके जाते थे, बुक होती थी, यहाँ पेड होती थी, पैसे देने पड़ते थे उसके। अब देखो लिखा हुआ है ऑस्ट्रासाइजेशन, ठीक है, इसको रुपए भी याद है 30 रुपए की देते थे। अब हमने लिखा है यहां पर, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमने लिखा ऑस्ट्रासाइजेशन, ठीक है, हमें इसका मीनिंग बताना है कि भाई ऑस्ट्रासाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक। तो एक वर्ब होती है बच्चे ऑस्ट्रासाइज, वो तुमने सबने, एक मिनट घड़ी रुक जाए, एक वर्ब होती है ऑस्ट्रासाइज, वो मुझे लगता है सबने पढ़ी होगी, वो सबने, सबको पता होती है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज कर देना मतलब किसी को एक्सक्लूड कर देना, शन करना, ठीक है, उसका हुक्का पानी बंद कर देना, बायकॉट करना, ठीक है। तो ऑस्ट्रासाइज करना मतलब ये होता है कि किसी का हुक्का पानी बंद कर देना, उसको बेदखल कर देना, अपने ग्रुप में से, अपने समाज में से बाहर निकाल देना, इसको कहते हैं ऑस्ट्रासाइज करना। ऑस्ट्रासाइजेशन इसी वर्ब की नाउन फॉर्म है, ये वर्ब है, ये नाउन है। अब हमें इसका मीनिंग बताना है, तो ऑस्ट्रासाइजेशन का मतलब बायकॉट हो गया, एसिमिलेट तो उल्टा एंटोनिम हो गया, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, हक करना, एम्ब्रेस करना मतलब किसी चीज को बड़ा अप्रिशिएट करना, गले लगाना, स्वीकार करना, ठीक है, एंटोनिम हो गया। इंक्लूड एंटोनिम हो गया। तो ऑस्ट्रासाइजेशन का सिनोनिम हो गया बायकॉट, बायकॉट करना किसी को, ठीक है, कोई पर्सन है ग्रुप में, समाज में, उसका सभी लोग बहिष्कार कर दें, तो ये ऑस्ट्रासाइजेशन हो गया, उसका एक्सक्लूड कर देना मतलब, ठीक है। अगला देखिए एक्ज्यूम, किस किस बच्चे को इसका मीनिंग पता है? एक्ज्यूम एक वर्ब होती है, ये वर्ड जो लिखा है ना एक्ज्यूम, ये वर्ब है, ठीक है। किस किस बच्चे, ऑस्ट्रासाइजेशन था वो नाउन था, किस किस बच्चे को इस एक्ज्यूम वर्ब का मीनिंग पता है, एक बार बताओ। एक्ज्यूम का मीनिंग किस किस को पता है? चलो, एक्ज्यूम का मतलब होता है जैसे जमीन में कोई मुर्दा गड़ा हुआ है तो उसको निकालना, उसको मतलब वापस डिग आउट करना, जिससे ये पता चल पाए कि इसका कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो किसी डेड बॉडी को डिग आउट करना, जमीन से बाहर निकालना, ये पता करने के लिए कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है डिग आउट, खोद कर बाहर निकालना, ठीक है। अभी जो दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ये मीनिंग कन्वे कर रहा होगा? एब्जॉर्ब, एन अर्थ, स्क्वीज, इनटेक, इन चार वर्ड में से कौन सा वर्ड ये मीनिंग कन्वे कर रहा है एक्ज्यूम वाला? बी, अनर्थ, अनअर्थ मतलब जो अर्थ के अंदर है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना, एक्ज्यूम का मतलब है डिग आउट, स्पेशली सम डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी को डिग आउट करना, उसका कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए, ठीक है। अगला देखो, टेंट्रम, टेंट्रम, ये तो सुनते होगा, अरे भैया इनके टेंट्रम बहुत ज्यादा है, ठीक है। टेंट्रम का मतलब आप सनक कह सकते हो, कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसका बड़ा अजीब बिहेवियर, एकदम से गुस्सा हो गया, एकदम से राजी हो गया, ठीक है, किस बात पे क्या स्टैंड ले ले, कैसे रिएक्ट करे, उसका कुछ पता ही नहीं, नखरे, टेंट्रम्स, ठीक। तो अब जैसे टेंट्रम वर्ड है, उसका हमें सिनोनिम बताना है, तो हमारे सामने ये ऑप्शन है। अब हमें पता करना है कि भाई इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो टेंट्रम का सिनोनिम है। एंथ्रेल है, मैजिक है, आउटबर्स्ट है, मिसडिमीनर है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। अब देखो, मिसडिमीनर तो बिहेवियर हो गया, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बिहेवियर टेंट्रम्स वाला ही होगा, ये तो गलत। मैजिक जादू हो गया। एंथ्रेल का मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, प्रभावित करना, फैसिनेट करना, ठीक है। एंथ्रेल करना मतलब एंचेंट करना, फैसिनेट करना, ठीक है। एंचेंट करना मतलब किसी को लुभाना, आकर्षित करना, ये हो गया। आउटबस्ट, सडन बिहेवियर, अचानक से कोई पर्सन मतलब कैसे बिहेव करे तो उसको कहते हैं टेंट्रम, नखरे, तो उसको इंग्लिश में हम आउटबस्ट भी कह सकते हैं। तो ये आंसर होगा। अगला, अब बताने हैं एंटोनिम्स।
द सोसाइटी हैज बीन अनइक्विवोकल इन इट्स कंडेमनेशन ऑफ द वायलेंस ऑफ एनी काइंड। अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो ये वर्ड हमने कल भी डिस्कस किया था, कल जब हम पढ़ रहे थे कंफ्यूजिंग वर्ड्स, तो उसमें भी ये वर्ड आया था। चलो एक बार सारे बच्चे आंसर बताने की कोशिश करें। द सोसाइटी हैज बीन अनइक्विवोकल इन इट्स कंडेमनेशन ऑफ द वायलेंस ऑफ एनी काइंड। चलो, अनइक्विवोकल का एंटोनिम बताना, ये ध्यान रखना, सिनोनिम नहीं बताना, एंटोनिम बताना है। अब देखो, तुम में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, कल ही हमने पढ़ा था, नहीं तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं। इक्विवोकल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, अस्पष्ट, मतलब कुछ ऐसा जो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इक्विवोकल का मतलब हो गया अनक्लियर, ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो गया। अब अगर हम यहां पे लिख दें अनइक्विवोकल, तो अनइक्विवोकल का मतलब हो जाएगा क्लियर, ठीक। अब अनइक्विवोकल का हमें बताना है एंटोनिम ध्यान से सुनना। तो अनइक्विवोकल का सिनोनिम हो गया क्लियर, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम, तो अनइक्विवोकल का एंटोनिम हो जाएगा अनक्लियर, ठीक है। तो अब हमें ये जो दिए गए वर्ड्स हैं, इनमें से वो वर्ड चूज करना है जिसका मतलब अनक्लियर हो, ठीक। इम्प्योर का मतलब अनक्लियर होता नहीं है, ठीक है। प्लेन का मतलब अनक्लियर होता नहीं है। अनएम्बिगुअस का मतलब भी अनक्लियर नहीं होता है, क्योंकि एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, अनएम्बिगुअस का मतलब हो जाएगा क्लियर। लेकिन हमें वो वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब अनक्लियर हो। दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है वैसे ये। तो आंसर है बी अनएम्बिगुअस तो सिनोनिम हो जाएगा बेटा, अनइक्विवोकल का सिनोनिम हो जाएगा अनएम्बिगुअस, ठीक है। आंसर है बी, ड्यूबियस। ये दिमाग घुमाने वाला है क्वेश्चन, समझ में आया? समझ में आया क्या हुआ? देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कई राउंड लगाने पड़ते हैं ना, तो बच्चा घूम जाता है, गलत टिक मार देता है। देखो ऐसे देखो, हमें अनइक्विवोकल वर्ड जो है, ये जो वर्ड है अनइक्विवोकल, हमें इस वर्ड का बताना है एंटोनिम, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है, अनइक्विवोकल का एंटोनिम बताना है। अब देखो, इक्विवोकल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अनक्लियर, इक्विवोकल का मतलब जो अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो, ठीक है। तो इक्विवोकल का मतलब अनक्लियर हो गया, तो अनइक्विवोकल का मतलब क्लियर हो जाएगा। भाई इक्विवोकल का मतलब अनक्लियर है, तो अनइक्विवोकल का मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अनइक्विवोकल का मतलब हो गया क्लियर, सिनोनिम है क्लियर, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। तो अगर अनइक्विवोकल का सिनोनिम क्लियर है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनक्लियर। तो हमें वो वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब अनक्लियर होता हो। इम्प्योर का मतलब अनक्लियर होता नहीं है, ठीक है। प्लेन का मतलब अनक्लियर होता नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब अनक्लियर होता है, लेकिन जब आप अन लिख दोगे उसके साथ में, तो वो अनएम्बिगुअस का मतलब हो जाएगा क्लियर, लेकिन हमें तो अनक्लियर का मीनिंग बताना है, तो वो है ड्यूबियस। अब देखो ये पढ़े लिखे वर्ड हैं, ये सारे, जैसे क्लियर हो गया, इक्विवोकल हो गया, एम्बिगुअस हो गया, अनएम्बिगुअस हो गया, ये सारे वो वर्ड हैं जो बच्चों को पता होते हैं, लेकिन फिर भी लैंग्वेज कितने घुमा के है ना। अब बच्चा कंफ्यूज जाएगा मतलब में। अगला देखो, विकैरियस। अब जो विकैरियस वर्ड है, हमें इसका बताना है एंटोनिम। अच्छा एंटोनिम बताना है ना, हाँ ये सिनोनिम बताना था, एंटोनिम। चलो विकैरियस का एंटोनिम बताएं। अब विकैरियस का पहले समझ लें आप मीनिंग, कि विकैरियस का मतलब क्या होता है। विकैरियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट योर ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। जो डेराइव्ड, विकैरियस का मतलब समथिंग विच इज डेराइव्ड, नॉट एक्सपीरियंस्ड बट डेराइव्ड। एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, उससे आप तुरंत समझ जाएंगे विकैरियस का मतलब क्या होता है। कोई पर्सन है, ठीक है, आप मार्केट में घूमने गए, आपने देखा कोई पर्सन है और किसी मतलब चाट की दुकान पर गोलगप्पे खा रहा है। अब पैसे उसने दिए हैं, टोकन उसने लिया है, गोलगप्पे उसे मिल रहे हैं, गोलगप्पे खा भी वो रहा है, लेकिन गोलगप्पों का स्वाद आप भी अनुभव कर रहे हो उसको खाते हुए देखकर
ठीक है, क्योंकि पहले कभी न कभी गोलगप्पे आपने खाए होंगे, भले उस समय नहीं खा रहे हो, लेकिन दूसरे को गोलगप्पे खाते हुए देखकर आपके मुंह में अगर पानी आ जाए और आप उस स्वाद को अनुभव कर लो, तो ये आपका एक्सपीरियंस विकैरियस है। क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो है नहीं, आप तो खा नहीं रहे हो। अगर आप खुद खा रहे हो गोलगप्पे, तो वो जो गोलगप्पे के स्वाद का अनुभव है वो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो प्राइमरी एक्सपीरियंस है। लेकिन आप नहीं खा रहे हो गोलगप्पे, गोलगप्पे खा रहा है कोई दूसरा, दूसरे को खाता हुआ देखकर आपको वो जो अनुभव हो रहा है वो सेकेंडरी है, आप डिराइव कर रहे हो उस अनुभव को, वो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो वो विकैरियस एक्सपीरियंस है। एक एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इतने से क्लियर हो गया होगा विकैरियस का मतलब क्या होता है, नहीं तो एक एग्जांपल और देता हूं। आप में से तो शायद कम ही लोग होंगे, या पता नहीं कोई होगा भी कि नहीं होगा, जो इस बात को, इस अनुभव को समझ पाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लो कोई पर्सन है, ध्यान से सुनना, कितने मेरी बात को समझ पाए, कितने मेरी बात को मतलब अनुभव कर पाए, रियलाइज कर पाए, एक बार कमेंट करके बाद में बताना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, काम पर गया हुआ था, सुबह का थका हारा था, ठीक, और शाम को काम से घर वापस आया। अब थका हुआ है, भूख भी लगी हुई है हल्की हल्की, ठीक है, तो घर पे आते उसने, मान लो अपने घर में उसकी वाइफ है, तो वाइफ से कहा भी कुछ लाके दो खाने के लिए, भूख सी लगी है। तो उसकी वाइफ ने लाके कुछ अच्छा सा घर में बना के मान लो रख रखा है, तो लाके दे दिया। मान लेते हैं गाजर का हलवा बना के रखा है, तो वो पर्सन को उन्होंने लाके कटोरी में दे दिया। तभी वो जो पर्सन है उसका कोई छोटा बच्चा है, मान लो बेटी है या बेटा है, पापा पापा करते वो भी आ गया। उसने कहा पापा मुझे भूख लगी, हलवा खाऊंगा। अब भूख तो पापा को पहले से लगी थी, बच्चा तो दिन भर घर पे था, कुछ ना कुछ खाता ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब बच्चा आ गया पापा के पास, पापा पापा भूख लगी मुझे। ठीक है, मान लो छोटी बेटी है। अब पापा गए, अपनी भूख खत्म, पापा ने क्या किया, वो जो हलवा था वो चम्मच से ले लेके अपनी बेटी को ही खिला दिया। अब भूख लगी थी पापा को, पापा ने हलवा खाया नहीं, ठीक है, खिला दिया बिटिया को। अब जो बेटी ने हलवा खाया है, ठीक है, तो वो जो फीलिंग है भूख मिटने की, वो पिता को आई होगी या नहीं आई होगी? जरूर आ गई होगी। ठीक है, पिता ने हलवा खाया नहीं, लेकिन वो अनुभव हो गया खाने वाला। बच्चों के खा लेने से माता पिता को वो अनुभव हो जाता है कि चलो इन्होंने खा लिया, हमारा पेट भी भर गया। ठीक है, ये कैसा एक्सपीरियंस है? विकैरियस, ये विकैरियस एक्सपीरियंस है। ठीक है, बस यही होता है। तो विकैरियस का मतलब समथिंग दैट यू डेराइव फ्रॉम अदर्स बट दैट इज नॉट योर ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, इसे कहते हैं विकैरियस। अब हमें क्या है, अगर इसका सिनोनिम बताना होता तो सेकेंडरी है, वो इसका सिनोनिम हो जाता, बट हमें सिनोनिम तो बताना नहीं है। ठीक है, हमें बताना है एंटोनिम, तो एंटोनिम इसका प्राइमरी हो जाएगा। इसका एंटोनिम बच्चे जो है ना वो प्राइमरी हो जाएगा। तो जो हमारा विकेरियस वर्ड है, इसका एंटोनिम जो है वो प्राइमरी है और इसका सिनोनिम जो है वो सेकेंडरी है। ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला देखो, राई। राई इसको पढ़ते हैं राई, WRI जो है ना, इसमें W साइलेंट हो जाता है, तो इसको हम पढ़ते हैं राई। तो हम पढ़ते हैं राई वर्ड। ठीक है, अब राई वर्ड जो होता है, इसे पता क्या होता है बच्चे, ये आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, एक हिंदी में मुहावरा होता है, मैं आपको बताऊं, दुबे गए थे चौबे नहीं, चौबे गए थे छब्बे बनने और दुबे बन के आ गए वापस। मतलब कोई आदमी ऐसा कि उसका कोई नुकसान हो जाए, ठीक है, लेकिन वो उस नुकसान में भी ह्यूमर ढूंढे, तो ऐसी सिचुएशन को राई कहा जाता है। ठीक है, राई का मतलब हो गया कि ह्यूमर इन सम ट्रेजेडी, कोई ट्रेजेडी है उसमें भी कोई ह्यूमर ढूंढ ले। ठीक है, कोई पर्सन है, उसकी किसी से लड़ाई हो गई, तो जिससे उसकी लड़ाई हो गई वो पर्सन रेसलर था, ठीक है, पहलवान था, उसने दे घूंसे मुंह लाल कर दिया उसका। ठीक है, वो अपने घर आया बेचारा दोस्तों के पास, दोस्त ने कहा भाई तुम्हारा तो बड़ा मेकअप हो गया, बड़े अच्छे लग रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए राई कहते हैं। तो राई का मतलब सिचुएशन एडवर्स है लेकिन उसमें भी ह्यूमर। ठीक है, तो इसमें जो आयरनिक वर्ड है ना, ये एग्जैक्ट इसका सिनोनिम होता है। राई का मतलब समथिंग विच इज आयरनिक।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना राई का। अगला देखो, अच्छा इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक मिनट। पुलिस said the suspect was male but it was not clear if he was still at large। ठीक है, देखो तो इडियम एक्चुअल में होता है टू बी एट लार्ज। टू बी एट लार्ज का मतलब होता है टू एब्सकॉन्ड। ठीक है, कोई मान लो क्रिमिनल है, ठीक, वो भाग गया, पुलिस उसको ढूंढ रही है लेकिन अभी पकड़ में नहीं आया, खुला घूम रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ही इज एट लार्ज। अब क्रिमिनल एट लार्ज का मतलब एक ऐसा क्रिमिनल जो अंडर अरेस्ट नहीं है और खुला घूम रहा है, तो उसको कहा जाता है टू बी एट लार्ज। टू बी एट लार्ज का मतलब टू एब्सकॉन्ड, भाग जाना, पकड़ में नहीं आना। ठीक है, अब हमें इसका सिनोनिम बताना है। नॉट एट कैप्चर्ड, इम्प्रिजन्ड, अप्रीहेंडेड, रेस्क्यूड, तो हमें पता है नॉट एट कैप्चर्ड। स्टिल एट लार्ज का मतलब नॉट एट कैप्चर्ड, जो अभी तक पकड़ में ना आया हो, एब्सकॉन्ड कर रहा हो। अगला देखो, अगला है थिंक ऑन वंस फिट। ठीक है, थिंक ऑन वंस फिट। तो थिंक ऑन वंस फिट का मतलब होता है कि जल्दी डिसीजन लेना और पक्का डिसीजन लेना। थिंक ऑन वंस फुट जो इडियम होता है, थिंक ऑन वंस फिट, इसका मतलब होता है जल्दी डिसीजन लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, डिले नहीं करना और पक्का डिसीजन लेना कि अब करना यही है। ठीक है, तो ये जो हमारा थिंक ऑन वंस फिट इडियम है, अगर हम देखें तो इसका मीनिंग ये आ जाएगा टू रिएक्ट क्विकली एंड डिसाइसिवली। क्विकली और डिसाइसिवली रिएक्ट करना। ठीक है, ये हो गया थिंक ऑन वंस फिट। टू कट टू द क्विक। कट टू द क्विक का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर देना, किसी को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर देना। ठीक है, मतलब इमोशनली अपनी बातों से ऐसे। अब जैसे ऑप्शन दे रखे, टू इंजोर समवन बैडली, टू डिफीट समवन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, टू हर्ट समवन इमोशनली, टू रीच समवेयर वेल बिफोर द मीटिंग टाइम। तो ये जो हर्ट समवन इमोशनली लिखा ना, ये हमारा आंसर होगा। टू कट टू द क्विक का मतलब होता है किसी को इमोशनली बहुत हर्ट कर देना, मतलब किसी से कोई ऐसी बात कह देना कि वो पर्सन बहुत ज्यादा दुखी हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। फिर आगे फ्रेजल वर्ब्स। अब हमने लिखा हार्ड अप। हार्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है, कोई बच्चा इसका मतलब बताए। हार्ड अप, आई एम हार्ड अप दीज डेज। तो आई एम हार्ड अप दीज डेज अगर कोई पर्सन कहे तो आप क्या समझोगे कि इसने क्या कह दिया। आई एम हार्ड अप दीज डेज का मतलब कि हम क्या समझे, इसने हमें क्या बता दिया। हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की तंगी होना, टाइट सिचुएशन में होना, पैसे की तंगी होना, शॉर्ट ऑफ मनी। देखो कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर बताया। ठीक है, तो हार्ड अप का मतलब सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी। शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब पैसे की तंगी, पैसे की कमी। शॉर्ट वर्ड का मतलब है कमी। अगला देखो, द मैनेजर वॉन्ट्स टू गो ओवर दीज प्लान्स विद यू अगेन। कि जो मैनेजर है वो इन प्लान्स को दोबारा तुम्हारे साथ गो ओवर करना चाहता है। तो गो ओवर का मीनिंग हमें बताना है कि गो ओवर का मतलब क्या है। फिनिश है, एग्जामिन है, फाइनलाइज है, रिडिजाइन है। ठीक है, तो गो ओवर का मतलब एग्जामिन होता है, फिर से चेक करना, फिर से एग्जामिन करना, फिर से जांचना। तो ओवर का मतलब अगेन होता है एक्चुअली। ठीक है, ओवर वर्ड जो होता है ना, ओवर का मतलब अगेन होता है। जैसे आपने अगर आप लोग जैसे मूवीज वगैरह देखते हो तो मान लो अमेजन प्राइम अगर आपके पास है तो आपने देखा होगा उसमें एक ऑप्शन आता है स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर, ठीक, जैसे आपने मान लो कोई 2 घंटे की मूवी है और 2 घंटे की मूवी आपने 1 घंटे देख ली, 1 घंटे की बची हुई है, तो आपने वहां से बंद कर दिया। दोबारा कभी भी जब आप उस मूवी पे आओगे दोबारा, तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब कि जहां तक आपने देख ली थी अब उसके आगे चालू कर लो, वहीं से चालू हो जाएगी जहां पर छोड़ के गए थे। तो ये तो हो गया रिज्यूम करना। ठीक है, लेकिन साइड में आप देखेंगे तो एक ऑप्शन और भी होता है, वो होता है स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर का मतलब दोबारा चालू कर लो, फिर से शुरू से देखो। ठीक है, तो ये जो ओवर वर्ड होता है ना, इसका मतलब रिपीटिशन, अगेन, ये होता है। तो गो ओवर का मतलब होता है किसी चीज को फिर से जांचना। गो ओवर समथिंग का मतलब टू एग्जामिन समथिंग। तो यहाँ पे ये इसका मतलब उस फ्रेजल वर्ब का मतलब ये हो गया। अगला देखो, अब आ गया क्लोज टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग एक क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे। क्लोज टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं सारे बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय
हमेशा पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ें, जो क्लोज टेस्ट है वो पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ें, ठीक है। और सबसे पहला काम ही यही करना है, और कोशिश ये करनी है कि समझते हुए पढ़ें और थोड़ा जल्दी पढ़ें। ऐसा भी ना हो कि समझने के चक्कर में इतना धीरे पढ़ें कि टाइम ज्यादा चला जाए उसको करने में, और इतना जल्दी भी ना पढ़ें कि पढ़ तो लें लेकिन समझ में ना आए। तो ये बैलेंस बनाने की कला हमें खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से हो जाएगी। 8-10 क्लोज टेस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना है, थोड़ा तेज पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि समझ में भी आ जाए और ज्यादा उसमें टाइम बर्बादी भी ना हो, ठीक है। तो कम से कम टाइम में समझते हुए क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना है। जब आप ऐसा करेंगे, क्लोज टेस्ट को पूरा समझते हुए पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत से का मतलब ज्यादा नहीं, बहुत से का मतलब जैसे ये 10 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट है, तो आप देखेंगे 10 में से 3, 4, कई बार 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे 3, 4, 5 ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जिनके लिए आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होगी। आप बिना ऑप्शन के ही श्योर मतलब डेफिनेटली ये बता पाओगे कि इसमें तो भाई ये ऑप्शन ही आएगा, मतलब ये वर्ड ही इसमें आएगा। आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप बिना ऑप्शन के बता सकते हो कि ये वाला जो क्लोज टेस्ट में ब्लैंक है इसको फिल करने के लिए यही वर्ड यूज होगा और कुछ नहीं यूज होगा। तो आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक। अब जैसे ये क्लोज टेस्ट है, इसे आप लोग पढ़ो, ठीक है। और पहले हम पढ़ते क्यों है क्लोज टेस्ट, ये समझ लो। पहले हम क्लोज टेस्ट इसलिए पूरा पढ़ते हैं जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाए थीम का, से ये क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है, किस थीम पर ये बेस्ड है, ठीक है। तो अगर हमें थीम पता चल जाती है तो उससे होता क्या है कि जो हमें आगे जाके ऑप्शंस मिलते हैं तो उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हमें थीम पता होती है तो जो हमें दिए गए ऑप्शंस होते हैं हम समझ जाते हैं कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट में, इस थीम पर, इस बैकग्राउंड पे ये वाला वर्ड यूज होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, टाइम तो बचता ही है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, तुक्के नहीं लगते, गलतियां ज्यादा नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्लोज टेस्ट ही पढ़ना चाहिए। अब जैसे ये क्लोज टेस्ट आ जाए उसे पढ़ते हैं। Everyone considers food, shelter, clothing, and medical care to be the basic needs for a comfortable living. ठीक है। Even the government accepts this and dash to provide all this. ठीक है। But very dash people know that energy required for dash and heating is also one of the dash basic needs. ठीक। We are all aware dash our country has achieved self-sufficiency in dash, but we have to go a dash way in order to dash sufficiency in the dash of energy. ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो आपने पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ा है, क्या इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 कोई ऐसे ब्लैंक्स मिले हैं जिनमें आप डेफिनेटली ये बता मतलब श्योर होके बता पाओगे इसमें तो डेफिनेटली यही वर्ड आएगा? ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, बताओ। भाई एक क्लोज टेस्ट आपने पढ़ा, अभी तो हमें फर्स्ट ब्लैंक के ऑप्शंस दिख रहे हैं, हालांकि देखो वो भी मत, लेकिन मान लो कि आपको ऐसा लगा कि भाई ये जो हमने 10 ब्लैंक्स देखे इस क्लोज टेस्ट में, इस क्लोज टेस्ट के 10 ब्लैंक्स में से ये 2 या 3 ब्लैंक ऐसे हैं जिनमें यही वर्ड यूज हो सकते हैं और कुछ नहीं। ध्यान दोगे तो मिलेंगे, जैसे मैं बताता हूं, देखो अभी तुम लोगों को भी दिमाग में क्लिक करेगा। देखो लॉन्ग वे, लॉन्ग वे का मतलब लंबी दूरी, ठीक है। अचीव, दैट, द, इसका तो खैर ऑप्शन दे रखा है वो तो चलो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3-4 ऐसे हैं, हालांकि इसमें द के अलावा कुछ और भी आ सकता है, बट इनमें हम कंफर्म है कि यहाँ पे दैट ही आएगा, यहाँ पे लॉन्ग ही आएगा और यहाँ पे अचीव ही आएगा, क्योंकि इससे पहले अचीव की बात हो रही थी ना, ये देखो लिखा हुआ है अचीव। तो ये 3-4 ऐसे ब्लैंक हैं जिनमें आप श्योर होकर बता सकते हो कि हाँ भाई इसमें तो देखो यही आएगा,
बात समझ में आ रही है? तो जब आप, अच्छा ऐसा कब होता है? हाँ, ऐसा तब होता है जब आपकी रेगुलर पढ़ने की आदत होती है। जब आपकी रेगुलर पढ़ने की आदत होती है तो फिर आपकी ऐसी समझ, आपके ऐसे लैंग्वेज इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो जाते हैं कि आप सेंटेंस देखकर ही बता देते हो कि इसमें आंसर ही आएगा। भले ही लॉजिक ना बता पाओ, एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन कम से कम आंसर क्या होगा ये बता देते हो। उतने से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। हाँ, सेकंड में फ्यू आएगा, वेरी फ्यू पीपल, ठीक है। ये जो है ना, इसमें फ्यू आएगा। तो देखो तीन चार चार पांच हमें ऐसे मिल गए जिनमें हम पहले से श्योर होकर बता सकते हैं कि इसमें यही आएगा, ठीक है। तो मेन बात ये है कि ये ऐसे नहीं हो जाएगा अचानक से, आप सोचो कि लाओ हम भी करके देख लें, ऐसे अचानक से नहीं होगा। इसके लिए आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी वगैरह, हम तो ऑप्शन देख के भी नहीं बता पाते। तो तुम्हें सुधरने की जरूरत है ना बेटा, रोज 2-3 पेज इंग्लिश के पढ़ा करो, रोज 2-3 पेज इंग्लिश के पढ़ो, रोज पढ़ो। तो धीरे धीरे ना आपके लैंग्वेज इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होंगे, और जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, अभी तो आजकल ऑफलाइन पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, तो जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो हमारे पास मतलब बहुत ज्यादा बच्चे, हमारे पास बच्चे पढ़ते थे, उसमें काफी बच्चे ऐसे होते थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के पढ़े हुए होते, रेगुलर बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े, खूब मन लगा के उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। तो उन बच्चों का अपना एक्सपीरियंस ये होता था कि सर हमसे क्लोज टेस्ट है, अनसीन पैसेज है, PQRS है, तो गलत होते नहीं है, ठीक है। हमसे बस लैंग्वेज की टेक्निकलिटीज गलत हो जाती हैं। लैंग्वेज में जैसे ग्रामर है, तो ग्रामर के टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे गलत हो जाते हैं। क्लोज टेस्ट उनसे गलत ही नहीं होता, ठीक है। PQRS उनसे गलत ही नहीं होता, अनसीन पैसेज के क्वेश्चन उनसे गलत ही नहीं होते। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो हमारे जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, उनसे क्लोज टेस्ट सही नहीं होता ठीक है, उनसे PQRS ही गलत। अभी जैसे तुम लोगों में से बहुत से बच्चे थे बता रहे थे PQRS गलत हो जाता है, तो उनसे देखो तो PQRS अनसीन पैसेज जो क्लोज टेस्ट वो दुखी हैं। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जो है उसको PQRS और क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज का कोई डर ही नहीं है, वो उससे गलत होते ही नहीं कभी। तो हमें सोचना भी ऐसा कैसे, ठीक है। बच्चा सोचे कि भाई ऐसा कैसे कि इन लोगों से अनसीन पैसेज क्यों नहीं गलत होते, क्लोज टेस्ट क्यों नहीं गलत होते, ठीक है। तो पता है वजह क्या है, वो इंग्लिश मीडियम पढ़े, अब 10 साल उन्होंने पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की, ठीक है। उन्होंने साइंस भी इंग्लिश में पढ़ी, SST भी इंग्लिश में पढ़ी, मैथ्स भी इंग्लिश में पढ़ी, इंग्लिश तो इंग्लिश में पढ़ी पढ़ी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में इतनी ज्यादा चीजें पढ़ रखी हैं, लिख रखी हैं, बोल रखी हैं कि उनके ना इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो गए लैंग्वेज के, उनके लैंग्वेज इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो गए। वो अनसीन पैसेज पढ़ेंगे तो एक तो आपसे तेज पढ़ लेंगे, कम टाइम में पढ़ेंगे, दूसरा वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में भी आ जाएगा उन्होंने क्या पढ़ा, क्योंकि उनकी हैबिट है 10 साल की। आप पढ़ोगे तो एक तो धीरे धीरे पढ़ोगे, उनके जितना तेज नहीं पढ़ पाओगे, दूसरा आप धीरे धीरे पढ़ोगे और पढ़ने के बाद में जब पैसेज खत्म करके क्वेश्चन पे जाओगे तो तुम भूल भी जाओगे कि तुमने पैसेज में पढ़ा क्या था, फिर तुम्हें वापस जाके पैसेज पे देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो हमारे साथ क्या है ना कि हम लैंग्वेज को टाइम नहीं देते। हिंदी मीडियम का बच्चा क्या पढ़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेगा, ठीक है, ब्लैक बुक पढ़ेगा, रूल्स पढ़ेगा, यही पढ़ेगा ना, लिटरेचर पढ़ते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि 2-4 पेज इंग्लिश के रोज पढ़ो। बात समझ में आ रही है? तो 2-4 ही पेज पढ़ो, लेकिन अगर 2-4 पेज रोज इंग्लिश के पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारे भी लैंग्वेज इंस्टिंक्ट्स डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। रोज कुछ पढ़ोगे इंग्लिश में तो धीरे धीरे तुम्हारी इस तरीके के मतलब इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो जाएंगे कि क्वेश्चन को देखकर तुम उसका आंसर बता दोगे। समझा ना पाओ एक अलग बात है, ये ना बता पाओ कि यही क्यों दूसरा क्यों नहीं, लेकिन कम से कम सही आंसर बता दोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी है। तो ये प्रैक्टिस से आता है। अब कोई बच्चा सोचे कि लाओ क्लोज टेस्ट सर जी करवा देंगे, सर जी के पास कोई टेक्निक होगी, सर जी के पास कोई टेक्निक नहीं है, और किसी सर जी के पास नहीं है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे सर जी के पास ही टेक्निक नहीं है। क्लोज टेस्ट की टेक्निक किसी भी सर जी के पास नहीं है, और अगर कोई सर जी क्लोज टेस्ट की कोई टेक्निक बता रहे हैं तो वो आपको दिन में बेवकूफ बना रहे हैं, आपको या मतलब जिसको भी बता रहे हैं। तो क्लोज टेस्ट की टेक्निक किसी के पास नहीं है, अनसीन पैसेज की टेक्निक किसी के पास नहीं है। PQRS की हो सकती है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि PQRS की एक डेडिकेटेड क्लास लगा लूंगा, तो PQRS वाला आपका रोना धोना दूर हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन क्लोज टेस्ट की और अनसीन पैसेज की टेक्निक किसी के पास भी नहीं होती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो पढ़ेगा उसको अगर समझ में आया तो हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो नहीं होगा, बस सीधी सी बात है। तो उसमें कोई टेक्निक काम करेगी ही नहीं। तो अगर कोई पर्सन आपको ऐसा मिले इंग्लिश पढ़ाने वाला जो कहे कि उसके पास टेक्निक है, वो आपके क्लोज टेस्ट सही करवा देगा, उसके पास टेक्निक है कि वो आपके अनसीन पैसेज सही करवा देगा, तो समझ जाने कि दिन में बेवकूफ बनाने वाला इंसान है, ये आंखों से सुरमा चुराने वाला इंसान है। ठीक है, बात समझ आई? आ जाओ, तो क्लोजेस पढ़ लिया सबने, चलो आज एक बार पढ़ लेते हैं, फिर ब्लैंक्स फिल करेंगे। Everyone considers food, shelter, clothing and medical care to be the basic needs for a comfortable living. ठीक है, even the government accepts this and dares to provide all this. ये दोनों तो गलत है ही है। अब बच्चों का कंफ्यूजन अश्योर और प्रॉमिस में हो सकता है कि भाई अश्योर लिखे हैं प्रॉमिस लिखे हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब चुनाव होता है थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज करना होता है। ठीक है, ठीक है, जब चुनाव होता है तो हर एक राजनीतिक पार्टी कुछ ना कुछ वादे करती है। अभी पिछले 5-6 सालों से ऐसा ट्रेंड बना है कि फ्री के वादे ज्यादा होते हैं, इतने यूनिट फ्री बिजली देंगे, ठीक है, ये साइकिल फ्री देंगे और ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। तो ये क्या होता है, ये एश्योरेंस होता है या प्रॉमिस होता है? बस ये सोच लो। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनमें से जो जीत जाती है वो बाद में गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, वो आपको क्या करती हैं? अश्योर करती हैं, दिलासा दिलाती हैं, या आपसे वादे करते हैं, प्रॉमिस करती हैं? तो अपने आप समझ जाओगे कि वो तो प्रॉमिस होते हैं। अश्योरेंस कहीं ना कहीं पे इंडिविजुअल होता है, प्रॉमिस जनरल होता है। ठीक है, तो एक तो इसलिए प्रॉमिस आएगा। और एक और बड़ा मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अश्योर वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा कोई पर्सन होता है, क्योंकि पर्सनल होता है एक्शन अश्योर। तो जब भी हम अश्योर करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है कि हमने अश्योर किसे किया, तो उस पर्सन का मेंशन होना बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अश्योर के बाद हमने कोई पर्सन नहीं लिखा। जैसे मान लो अगर हम अश्योर वर्ब लिखेंगे, दे अश्योर्ड टू हेल्प, तो ये गलत है। दे अश्योर्ड टू हेल्प हुम डिड दे अश्योर टू हेल्प, किसको अश्योर किया उन्होंने? तो दे अश्योर्ड मी, दे अश्योर्ड हिम, दे अश्योर्ड यू, फलाना ढिमकाना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान देखो, अश्योर के बाद में वो पर्सन भी मेंशन नहीं है। अगर हम अश्योर लिख भी दें तो वो पर्सन मिसिंग है जिसे अश्योर किया गया होगा, तो इसलिए भी नहीं लिखेंगे। तो हमने प्रॉमिस लिख दिया। प्रॉमिस जनरल होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। इसमें तो हमें पता ही चला गया था फ्यू आएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव चीज को रेफर करना है कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अभी जो पीपल है काउंटेबल नाउन है, तो लिटिल आ नहीं सकता काउंटेबल के साथ में, स्मॉल बेतुका मीनिंग हो जाएगा, लेस भी आएगा नहीं, क्योंकि लेस जो होता है वो लिटिल की ही कंपेरेटिव डिग्री होता है। तो लिटिल और लेस का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्यू। वेरी फ्यू पीपल नो दैट, बहुत कम लोग जानते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, कुकिंग, लिविंग, वार्मिंग, स्लीपिंग फॉर डैश एंड हीटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ डैश बेसिक नीड्स। अब यहाँ पे कहा गया कि ये तो सबको पता है कि जो फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, मेडिकल केयर है, ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आपको शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, मेडिकल केयर इनकी जरूरत पड़ती है। बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डैश एंड हीटिंग इज ऑल्सो, ठीक है, कि जो हमें ऊर्जा की जरूरत होती है किस चीज के लिए? कुकिंग के लिए, लिविंग के लिए, वार्मिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए। तो स्लीपिंग के लिए तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट, वार्मिंग के लिए भी क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट, लिविंग के लिए भी क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट, कुकिंग के लिए। कुकिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, आप खाना पकाओगे तो उसके लिए आपको कोई फ्यूल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, खाना पकाने के लिए और हीटिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो भी हमारी बेसिक नीड है। अब आप सोचोगे हीटिंग के लिए कहाँ से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं बताता हूँ कहाँ से होती है। हम लोग रहते हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ये जो क्लोज टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये कोई इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे लिखा गया टेक्स्ट होगा। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है, अपने घरों में, मॉल्स में आप जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एसीज लगे होते हैं। मॉल्स में जाते हैं तो एसीज लगे होते हैं, ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आप देखते हो तो एसीज लगे होते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज जो होती हैं वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहां पे हीटर्स लगे होते हैं घरों में, ठीक है, हीटिंग सिस्टम लगा होता है बाकायदा। तो जो बहुत ठंडे क्षेत्र होते हैं
ठीक है, कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, अमेरिका के कुछ इलाके हो गए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि घरों में और बिल्डिंगों में, ठीक है, वहां पे हीटिंग यूनिट्स लगी होती हैं। उनका काम होता है घर में गर्मी बना के रखना, क्योंकि बाहर तो टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक। तो उनके घरों में हीटिंग यूनिट्स लगी होती हैं। हीटिंग यूनिट्स नहीं लगी होंगी तो उनके घरों में जो पानी होता है नलों में वो जम जाएगा, ठीक है, नल पाइप जो है वो फट जाएंगे, ठीक है, घर के अंदर वो रह नहीं पाएंगे, हर समय उनको मतलब रजाई ओढ़ के रहना पड़ेगा। तो वहां पे हीटिंग मतलब जो है वो बड़ा इशू है। तो हीटिंग यूनिट्स लगी होती हैं जो घरों को अंदर से गर्म रखती हैं, बाहर तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है कई बार, ठीक। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है, ठीक है, कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ डैश बेसिक नीड्स, वन ऑफ देयर सच ए आवर, आवर आ जाएगा, ठीक है। दैट हीटिंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ आवर, आवर छोड़ दो, ये पर्सनल बात नहीं हो रही अपनी, जनरल बात हो रही, तो सच लिख दो इसमें, सच वर्ड ज्यादा लॉजिकल रहेगा, ठीक है। वन ऑफ सच बेसिक नीड्स, सच का मतलब ऐसी, जैसे ये फूड है, ठीक है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, मेडिकल केयर है, इसी तरीके की बेसिक नीड जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग और हीटिंग भी है। तो यहाँ पे सच लिखो, सच का मतलब इसी के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सच, सच का मतलब टाइप, इसके जैसा, किसके जैसा, फूड शेल्टर और क्लॉथिंग के जैसा। फिर हमने लिखा वी आर ऑल अवेयर डैश आवर कंट्री हैज अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी। तो यहाँ पे दैट आ जाएगा, कंजंक्शन जरूरत है ना, आगे पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसके लिए हमें कंजंक्शन चाहिए, दिस कंजंक्शन होता नहीं है, ठीक है। हाउ कंजंक्शन मैनर का होता है, व्हाट प्रोनाउन होता है, हमें प्रोनाउन नहीं केवल कंजंक्शन चाहिए, तो हम लिखें दैट, ठीक है। वी आर ऑल अवेयर दैट, हम सभी मतलब वाकिफ हैं, ठीक है, किस बात से, दैट आवर कंट्री हैज अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी, कि हमारी कंट्री ने सेल्फ सफिशिएंसी को, आत्मनिर्भरता को अचीव कर लिया है। किस फील्ड में अचीव कर लिया ये आपको बताना है, फूड, रिसोर्स, वेपन, हीटिंग। अब देखो यहाँ पे तो ये लिखा गया कि हीटिंग और जो कुकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी हमारी बेसिक नीड है, तो इसका मतलब वो अभी उसको पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा, तो आप हीटिंग तो लिख नहीं सकते क्योंकि अभी उसको अचीव नहीं कर पाए होंगे, तभी ये बात बताई जा रही है कि उसकी भी जरूरत है। वेपन्स की, रिसोर्सेज की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही थी फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग और मेडिकल केयर की, तो उन चार में से केवल फूड ऑप्शन दे रखा है, तो फूड आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा फूड। तो क्या हो जाएगा, वी आर ऑल अवेयर दैट आवर कंट्री हैज अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, कि फूड के क्षेत्र में हमारी जो कंट्री है उसने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है। बट वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, लेकिन अभी हमें बहुत दूरी तय करनी है। गो अ लॉन्ग वे एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है बहुत दूरी तय करना, ठीक है, बहुत काम करना। बट वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, लेकिन अभी हमें बहुत दूरी तय करनी है, किस लिए, बट वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे येट, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा दूरी तय करनी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो करना है और ये बताना है टिल नाउ, टिल नाउ का सेंस कन्वे करना है कि भले ही हमने फूड के केस में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली हो, लेकिन अभी भी का मतलब टिल नाउ, बट टिल नाउ वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे येट, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा दूरी तय करनी है, ठीक। इन ऑर्डर टू, क्यों तय करनी है बहुत ज्यादा दूरी, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है पर्पस, पर्पस बताने के लिए कि किस उद्देश्य से हमें ज्यादा दूरी तय करनी है। इन ऑर्डर टू डैश एफिशिएंसी प्रोवाइड सर्व अचीव, मैंने आपको बताया था ना इसमें अचीव ही आएगा, लेकिन अभी भी हमें बहुत दूरी तय करनी है, किस चीज के लिए, टू अचीव सफिशिएंसी, सफिशिएंसी हम अचीव कर लें, किसमें, in the dash of energy, in the field of energy, in the terrain of energy, in the sector of energy, in the space of energy, ठीक है। तो वहां पे आ जाएगा फील्ड, फील्ड का मतलब क्षेत्र, टेरन का मतलब इलाका होता है, ज्योग्राफिकल टर्म होता है, यहाँ पे ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही है तो वो हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, अच्छा सेक्टर है ये आपका बिजनेस टर्म होता है, कमर्शियल टर्म होता है, एजुकेशन सेक्टर, फलाना सेक्टर, तो ये होता है बिजनेस टर्म। तो यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फील्ड, इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, फील्ड के क्षेत्र में, ठीक, एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में अभी भी हमें बहुत दूरी तय करनी है सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए। तो ये था हमारा क्लोज टेस्ट। तो कुल मिला के क्लोज टेस्ट के लिए है कि भाई पढ़ने की आदत डालो, रोज 2-4 पेज इंग्लिश के पढ़ा करो, ठीक।
आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। मैं फिर से 7th 8th की बुक से रिकमेंड करूंगा। 7th में भी एक रीडर बुक होती है, 8th में भी एक रीडर बुक होती है, जिसमें चैप्टर्स दिए होते हैं, कहानियां दी होती हैं, ठीक है, आप उसको पढ़ो। बाकी उसके अलावा अगर आपका अपना कुछ और मन करे तो पढ़ सकते हो, बट पढ़ो। मेन बात ये कि पढ़ो, क्या पढ़ो वो खैर उतना जरूरी नहीं रहता, लेकिन मेन बात ये कि पढ़ो, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेशन। ये अभी कल भी इस तरीके से हम एक क्लास रखेंगे वोकेबन आरसी की, और खूब करते रहो मेहनत। अब तो हमारे हाथ में बस यही है।